हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में टाटा कैपिटल आईपीओ के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में टाटा कैपिटल का हम रिव्यू करने वाले हैं। किस तरह की कंपनी है, किस तरीके का ये आईपीओ है, इसको हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले फर्स्ट टाइम अगर आप चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों टाटा कैपिटल 6 से 8 अक्टूबर के बीच में ओपन होने वाला है। 10 रुपये की इस आईपीओ की फेस वैल्यू है। 310 से 326 का प्राइस बंड कंपनी ने सेट किया है। 46 शेयर्स का लॉट साइज है। कुल मिलाकर दोस्तों ये आईपीओ है फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल, और अपने आप में बहुत बड़े साइज का ये आईपीओ है। यूथ साइज आईपीओ है। कितना हज़ार करोड़ का? 15,511.87 करोड़। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा आईपीओ हमको आता हुआ दिख रहा है, जिसमें फ्रेश इशू है 6,846 करोड़ का, तो ओएफएस है 8,665.87 करोड़ का। राइट। सो फ्रेंड्स, सबसे समझते हैं टाटा कैपिटल आखिर है क्या। दोस्तों टाटा कैपिटल एक डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है और एक सब्सिडरी है टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड की। देखिए टीसीएल यानी टाटा कैपिटल लिमिटेड मेजरली एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है भारत के अंदर, जो वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर करती है टू रिटेल, कॉर्पोरेट एंड इवन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। कंपनी की अगर मैं बात करता हूँ की ऑफरिंग्स के बारे में, तो देखिए पहला है कंज्यूमर लोन, जिसमें कंपनी पर्सनल लोन्स, होम लोन्स, ऑटो लोन्स, एजुकेशन लोन्स और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देती है। दूसरी चीज़ है कमर्शियल फाइनेंस। इसमें कंपनी दोस्तों टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल लोन, इक्विपमेंट फाइनेंसिंग और लीज रेंटल डिस्काउंटिंग के ऊपर काम करती है। तीसरा है वेल्थ मैनेजमेंट, जिसमें कंपनी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी और डिस्ट्रीब्यूशन करती है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का। चौथा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, जिसमें कंपनी इक्विटी कैपिटल मार्केट्स, मर्जर एंड एक्विजिशंस एडवाइजरी और स्ट्रक्चरल फाइनेंस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। इसके अलावा प्राइवेट इक्विटी में भी कंपनी और क्लीन टेक फाइनेंस में भी है। क्लीन टेक फाइनेंस में कंपनी फाइनेंसिंग और एडवाइजरी देती है सर्विसेज प्रोजेक्ट्स इन रिन्यूएबल एनर्जी। राइट। इसके अलावा एनर्जी एफिशिएंसी, वेस्ट मैनेजमेंट और वाटर मैनेजमेंट इसमें आ जाता है। तो आप समझिए कि कंपनी के मेजर जो मेट्रिक्स है, राइट, वो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो 6 मेट्रिक्स है, 6 ऑफरिंग्स है, मतलब जिसमें मेजरली कंज्यूमर लोन, कमर्शियल फाइनेंस आ जाता है। इसके अलावा वेल्थ मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, प्राइवेट इक्विटी और क्लीन टेक फाइनेंस भी आता है। आप समझते हैं दोस्तों कंपनी का यहाँ पर जो टोटल मिलाकर अगर देखा जाए 31 मार्च 2025 के हिसाब से, तो 25 प्लस लेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं। इसमें देखिए कंपनी जो है वो डाइवर्स कस्टमर बेस को यहाँ पर, जैसे मैंने कहा, प्रोडक्ट्स अपने दे रही है। राइट। इसके अंदर याद रखिएगा सैलरीड एम्प्लॉयज़ भी आ जाते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स भी आ जाते हैं, एंटरप्रेन्योर्स भी आ जाते हैं, स्मॉल बिजनेसेस भी आ जाते हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस भी आ जाते हैं, और इवन कॉर्पोरेट्स भी आपको इंक्लूड होते हुए देखने को मिलते हैं। कंपनी का पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन है, और 30 जून 2025 के हिसाब से कंपनी के अभी करीबन 1516 ब्रांचेस है, जो करीबन 1109 लोकेशंस में आपको मिल जाएगी, और ये टोटल कवर करती है 27 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। एडिशनली अगर आप देखेंगे तो टोटल लेंडिंग बिजनेस इसने ऑपरेट करती है नॉन लेंडिंग सेगमेंट्स में भी, जैसे मैंने आपको बताया, जिसमें कंपनी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट जैसे इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, वेल्थ मैनेजमेंट, सर्विसेज टू एचएनआईज और रिटेल क्लाइंट्स और प्राइवेट इक्विटी बिजनेस, इन सबको याद रखिएगा कंपनी चीज़ें ऑफर करती है। अब दोस्तों कंपनी का हम एक बार स्वॉट एनालिसिस समझते हैं। राइट। इसमें हम कंपनी की स्ट्रेंथ को जानेंगे, वीकनेस को जानेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ को जानेंगे, तो थ्रेट को जानेंगे। राइट। इन चारों चीज़ों को समझते हैं। शुरुआत स्ट्रेंथ से करते हैं। अपने आप में सबसे बड़ा स्ट्रेंथ तो दोस्तों इनका यही है कि टाटा ग्रुप, याद रखिएगा, इनकी बैकिंग करता है। मतलब टाटा एज अ ब्रांड अगर आप देखेंगे तो अपने आप में इतना ज़्यादा जाना पहचाना है, तो इसलिए कंपनी को स्ट्रॉन्ग ब्रांड इक्विटी है और टाटा ग्रुप की बैकिंग है, तो ये अपने आप में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। दूसरा, जैसे आपको मैंने बताया दोस्तों कंपनी का बिजनेस, तो कंपनी का बिजनेस आपको सिर्फ एक सेगमेंट में देखने को नहीं मिल रहा है। राइट। कंपनी का डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। तीसरा, लार्ज ब्रांच नेटवर्क प्लस डिजिटल अडॉप्शन, आप समझ ही सकते हैं। चौथा, डीप कैपिटल और बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है। अब इसके बारे में हम बात करेंगे कंपनी के फंडामेंटल्स पे। पांचवा, एस्टेब्लिश्ड कस्टमर बेस है अक्रॉस ऑल द सेगमेंट्स। वीकनेस क्या है? वीकनेस ये है कि देखिए इंटरेस्ट रेट और क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर हमेशा एनबीएफसीज को रहता है। दोस्तों एनबीएफसी एक कैपिटल इंटेंसिव और रेगुलेटेड बिजनेस है, तो यहाँ पर आपको बहुत समझदारी से आगे चलना पड़ता है। तीसरा, प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो हमेशा क्रेडिट क्वालिटी के ऊपर डिपेंडेंट रहेगी, तो अगर वहाँ पर कुछ दिक्कतें देखने को मिलती है तो प्रॉफिटेबिलिटी में भी आपको कमी देखने को मिलेगी। चौथा, हाई डिपेंडेंस है इनका मैक्रो और इकोनॉमिक साइकिल्स पे। इसके अलावा दोस्तों इंटीग्रेशन है, क्योंकि यह बात ध्यान रखिए कंपनी ने अभी हाल फिलहाल में भी काफ़ी मर्जर्स करे हैं और कंपनीज़ को अपने साथ ऐड किया है टाटा कैपिटल ने, तो इसलिए अगर आप देखेंगे तो वो इंटीग्रेशन चैलेंजेस भी आपको मर्जर्स के बाद देखने को मिलते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ समझते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, तो जिस तरीके से क्रेडिट पेनिट्रेशन भारत के अंदर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, हमेशा एक बात ध्यान रखिए, अपॉर्चुनिटीज सेक्टर में रहेगी। दूसरा, ग्रोथ अगर देखने को मिलती है कंजम्पशन में, मॉर्गेजेस में, व्हीकल फाइनेंस में, तो इससे कंपनी को सीधा सीधा फायदा है। तीसरा, जिस तरीके से दोस्तों यहाँ पर कंपनी अब एसएमई और टीयर 2 और टीयर 3 क्रेडिट मार्केट्स में भी अपने आप को लेकर जा रही है, ये भी अपने आप में बहुत बढ़िया है।
इसके अलावा चौथा, हमेशा देखिए क्रॉस सेलिंग, जैसे आपको ने बताया कंपनी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, क्रेडिट कार्ड, ये सब चीज़ें भी क्रॉस सेल करती है, तो उससे भी आपको कम फ़ायदा होता हुआ देखने को मिलता है। और पांचवा, रेगुलेटरी पुश है, बिकॉज एक बात ध्यान रखिए, इस एनबीएफसी की लिस्टिंग यानी टाटा कैपिटल की लिस्टिंग, टाटा कैपिटल का कोई प्लान नहीं था तो ब्रिंग द आईपीओ, लेकिन क्योंकि आरबीआई ने दोस्तों इनको अपर लेयर एनबीएफसी में डाल दिया था, तो कंपनी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो और उनको लिस्ट करवाना पड़ा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये भी एक फैक्टर था इसकी लिस्टिंग के पीछे। थ्रेट क्या है? थ्रेट हमेशा एक बात ध्यान रखिए, क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा टाइट एंड रेगुलेटरी सेक्टर है, तो हमेशा अगर वहाँ पर कोई चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं तो प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। एसेट क्वालिटी या फिर नॉन परफॉर्मिंग लोन रिस्क हमेशा बना रहेगा। कंपटीशन आता है बैंक से, फिनटेक लेंडर्स से। चौथा, लिक्विडिटी और फंडिंग कॉस्ट प्रेशर्स भी देखने को मिल सकते हैं। प्लस पांचवा ये है कि अगर मैक्रो इकोनॉमिक यानी पूरे अगर आप हमारी इकोनॉमी में मंदी आता हुआ देखते हैं या फिर क्रेडिट का कॉन्ट्रैक्शन होता हुआ देखते हैं, तो कंपनी के बिजनेस पर सीधा असर पड़ेगा। अब चलिए दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स को समझते हैं। अगर आप कंपनी का दोस्तों टोटल इनकम देखेंगे तो FY23 में कंपनी की टोटल इनकम थी 13,630 करोड़। फिर उसके अगले साल कंपनी का टोटल इनकम हो गया 18,198 करोड़, और फिर हो गया 28,369 करोड़। यानी अगर आप कंपनी का लगातार इनकम देखेंगे, ओवरऑल आप रेवेन्यू समझ सकते हैं, वो लगातार दोस्तों बढ़ता हुआ दिख रहा है, काफ़ी तेज़ी से ग्रो होता हुआ दिख रहा है। बल्कि कंपनी का रेवेन्यू बिटवीन FY24 टू 25 तो लगभग 50% से भी ज़्यादा का था, 56% के आसपास देखने को मिला। प्रॉफिट समझते हैं। कंपनी का प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो दोस्तों 2945 करोड़ का था इन FY23, फिर FY24 में वो 3326 करोड़ का हुआ, और फिर 3655 करोड़ का हुआ। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यहाँ ग्रोथ उतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को नहीं मिली जिस तरीके से रेवेन्यू बढ़ा, बट ठीक है, बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी कंपनी ने 30 जून 2025 तक नंबर्स रिपोर्ट करे, जिसमें 7691 करोड़ का रेवेन्यू आता हुआ दिखा, और प्रॉफिट हो गया करीबन 1040 करोड़ के आसपास का। तो ये अगर आप देखेंगे कंपनी के नंबर्स है। रिटर्न रेशियोज की बात करते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी है 12.6% का। डेट टू इक्विटी दोस्तों रहने दीजिए, क्योंकि एनबीएफसी है तो डेट टू इक्विटी हमेशा हायर साइड पर आपको देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स क्या होते हैं, हमेशा एक बात ध्यान रखिए कंपनीज को कंपेयर करने के, जो इस सेक्टर की होते हैं वो है प्राइस टू बुक वैल्यू। अब दोस्तों कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है एट अ प्राइस फंडिंग ऑफ 4.1, राइट। अब इसको अगर हम कंपेयर करते हैं विद द लाइक्स ऑफ जो कंपनी ने अपने पीयर बताए, लाइक बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, चोलामंडलम फाइनेंस और HDB फाइनेंशियल सर्विसेज। रेवेन्यू वाइज अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू दोस्तों 28,313 करोड़ का था टाटा कैपिटल का, बजाज फाइनेंस का 69,000 करोड़, श्रीराम फाइनेंस का 41,000 करोड़, तो यहाँ पर चोलामंडलम का 25,000 करोड़, और लगभग HDB फाइनेंशियल सर्विसेज का 16,000 करोड़। तो अगर आप रेवेन्यू वाइज देखेंगे तो कंपनी थर्ड लार्जेस्ट आपको देखने को मिल जाती है आफ्टर बजाज एंड श्रीराम। फिर आते हैं नेट प्रॉफिट पे। अब नेट प्रॉफिट जो है वो दोस्तों करीबन 3,664 करोड़ का था ऑफ टाटा कैपिटल, बजाज फाइनेंस का 16,000 करोड़, श्रीराम फाइनेंस का 9,760 करोड़, चोलामंडलम का प्रॉफिट गलत दे रखा है तो उसको छोड़ देते हैं, और HDB फाइनेंशियल का जो प्रॉफिट है वो लगभग 2,175 करोड़। अब प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो अगेन थर्ड नंबर पे आपको ये कंपनी आती हुई दिखती है, लेकिन इसके बाद के मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, लाइक रिटर्न ऑन इक्विटी। 12.6% का रिटर्न ऑन इक्विटी है दोस्तों यहाँ पर टाटा कैपिटल का, और बाकी का अगर आप देखेंगे तो 19, 15, 19, 15 ऑलमोस्ट। तो टाटा कैपिटल का रिटर्न ऑन इक्विटी सबसे लोएस्ट आपको देखने को मिलेगा अमॉन्ग ऑल द पीयर्स। रिटर्न ऑन एसेट अगर आप देखते हैं यहाँ पर तो ओवरऑल 1.8% का है, इधर 4 का है, इधर 3 का है, 2.4 का है, तो ये भी आपको सबसे कम देखने को मिलता है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि ये कम क्यों देखने को मिले, इसके पीछे का बड़ा रीज़न भी है कि कंपनी याद रखिएगा ऐड किया है, जैसा आपको पता है मर्जर्स होते हुए देखने को मिले, तो आगे चल के बढ़ने की एक्सपेक्टेशंस है, बट लेट्स सी आगे होता क्या है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं वैल्यूएशन और बैलेंस शीट, राइट। टाटा कैपिटल जैसा मैंने कहा दोस्तों, यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू हमेशा आपको देखनी रहेगी जब भी आप किसी एनबीएफसी को कंपेयर कर रहे हैं। तो 4.1 के प्राइस टू बुक पे याद रखेगा टाटा कैपिटल अपना आईपीओ लेकर आया है। 6.3 पे ट्रेड करता है करेंटली बजाज फाइनेंस, 2.1 पे श्रीराम फाइनेंस, चोलामंडलम 5.7 पे, तो HDB लगभग 4 पे। अब अगर आप ये देखते हैं तो डेफिनेटली आपको सबसे कम जो प्राइस टू बुक दिखता है वो श्रीराम फाइनेंस का दिखता है। बजाज फाइनेंस को दोस्तों 6 का प्राइस टू बुक मिलता है, तो उसके पीछे का रीज़न है बिकॉज कंपनी अपने आप में काफ़ी सुपीरियर आपको देखने को मिलती है इस पूरे इंडस्ट्री के अंदर, इसीलिए बाजार सबसे ज़्यादा वैल्यू करता है। अब प्राइस टू इक्विटी पे अगर आप देखते हैं तो डेफिनेटली दोस्तों आपको नजर आ जाएगा कि यहाँ पर 37.8 का पी है टाटा कैपिटल का, और सबका पी अगर आप नोटिस करेंगे तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको टाटा कैपिटल का देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, इसको सही तरीके से कंपेयर करने का अगर आप मेट्रिक्स ढूंढते तो प्राइस टू बुक सबसे ज़्यादा है। तो इस हिसाब से तो अगर आप पी पे देख लेंगे तो वैल्यूएशन आपको बहुत ही एक्सपेंसिव नजर आएगी, बट ऐसा है नहीं अगर सही तरीके से देखा जाता है, राइट। इसके अलावा एसेट क्वालिटी की बात करता हूँ तो एसेट क्वालिटी में आपको देखने को मिलेगा जो ग्रॉस स्टेज थर्ड लोन परसेंटेज है, अब ये इस कम होना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे 1.9 है टाटा कैपिटल का, 1 पे है बजाज फाइनेंस, श्रीराम का 4.64, HDB का 2.3, तो ये अच्छा है। नेट स्टेज पे अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 0.8 का है टाटा कैपिटल का, इधर 0.5, 2.61,
पीसीआर रेशियो अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 58.5 का है, फिर इधर 53.7, 43.3। ये अगर आप देखेंगे जो प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो है वो 58.5% जो हाईएस्ट आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन ये आगे चलकर और इंप्रूव होता हुआ देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल दोस्तों अगर आप मुझसे पूछेंगे वैल्यूएशन को लेकर, तो ये बात क्लियर है कि देखिए टाटा कैपिटल 326 के प्राइस पॉइंट पे भी ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा आकर्षक है। वैल्यूएशन आई थिंक बाजार को पसंद नहीं आएगा ऐसा लगता हुआ दिख रहा है। भले दोस्तों कंपनी 326 पे अपना प्राइस बैंड लेकर आई है, जो आपको इनका जो राइट इशू हुआ था वो भी ऑलमोस्ट उससे 5% के डिस्काउंट पर है। बट ये बात सही है कि दोस्तों वैल्यूएशन को लेकर आप कह सकते हैं कि उतनी ज़्यादा जगह दिखती नहीं है कि कितना ऊपर ये खुल सकता है। जीएमपी की बात करता हूँ तो वो ऑलमोस्ट 11.5 रुपीज़ के आसपास है। तो आपका सवाल होगा कि क्या करना चाहिए। आई थिंक इस कंपनी के अंदर अगर टाटा कैपिटल में आपको लगाना है तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हाँ टाटा एज अ ब्रांड आपको एक पॉजिटिव देखने को मिलता है। वैल्यूएशन जैसे मैंने कहा उतनी ज़्यादा आप कह सकते हैं कंफर्टेबल नहीं है, ये अपना आप में एक सही बात है। तो तीसरी चीज़ अगर आपको यहाँ पर लगाना ही है तो व्यू लेना पड़ेगा आपको एटलीस्ट एक मीडियम टर्म का, राइट। अगर आपका व्यू वो है तो डेफिनेटली ये अपने आप में अच्छी कंपनी है, बिकॉज टाटा एज अ ग्रुप अपने आप में ब्रांड शानदार ही है। मेरे आपसे लिस्टिंग गेन देकर जा सकता है, हो सकता है कि देखिए लिस्टिंग गेन मिल ही जाए, अलॉटमेंट भरपूर मिलता हुआ देखने को मिलेगा, कोई चिंता उसमें आप लोगों को नहीं करनी है बिकॉज अपने आप में इतना बड़ा आईपीओ है। बट ये बात सही है कि देखिए लिस्टिंग गेन 15%, 20%, 30% का अगर आप अनुमान करके चल रहे हैं तो वो होना थोड़ा सा मुश्किल लगता है ऑन द लिस्टिंग। उसके बाद बढ़ जाए घट जाए वो बात अलग है, लेकिन हाँ लिस्टिंग पे मिलना मुश्किल लगता है। आई फील कि 5% तक ये लिस्टिंग गेन दे सकता है, उससे ऊपर जाने का उम्मीद थोड़ा सा कम लगता है। अभी डिपेंड करेगा किस तरीके का इसको सब्सक्रिप्शन मिलता है, QIB कितना वैसा लगाते हैं। कल एंकर्स आए ठीक ठाक आपको देखने को मिल गई वो, तो लेट्स सी आगे होता क्या है। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करना। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है टाटा कैपिटल कितना लिस्टिंग गेन देकर जा सकता है, बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।